सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 11 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। तो होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 10 अप्रैल को हम ये दिन मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और इस बार की थीम की बात करें तो वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? होम्योपैथी और दवा के वैकल्पिक रूप में इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वैसे हमारे आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल हैं। आपको याद है 2022 में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में। अच्छा, अप्रैल में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हो गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हो गया, अभी 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और 7 अप्रैल को भी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था। तो अप्रैल के ये इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा CR राव ने। तो भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद है CR राव। पूरा नाम इनका क्या हो गया? केल्यामपुड़ी राधाकृष्ण राव। इन्होंने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसे सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इस पुरस्कार को यह हर 2 साल में एक बार दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में $80,000 दिए जाते हैं। आपको बता दूं, CR राव इन्हें 1968 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण और 2002 में US नेशनल मेडल ऑफ साइंस अवार्ड भी मिल चुका है। और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स से आपको याद आएगा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है कब? 20 अक्टूबर को। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को होता है। वैसे अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे कौन? राजीव लक्ष्मण उनका नाम है। अभी यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है डॉक्टर नित्या इब्राहिम को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता आलिया मीर ने। और अभी केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति मिला है MT वासुदेवन नायर को। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में थे। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। वैसे 2004 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त होने की श्रेणी में रखा था और 2007 में IUCN के द्वारा इसे गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया था। अच्छा, मुझे आप बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित होगा? बाकी बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, उसकी कैपिटल लखनऊ हो गई। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये खुली गई है लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र मिलेगा लखनऊ में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए। इनके ऊपर एक बुक भी आई थी, द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। इसको शांतनु गुप्ता ने लिखा है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा 31 है, विधानसभा है 403 और विधान परिषद में सीटें हैं 100। वैसे उत्तर प्रदेश से आप देखोगे तो 8 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी, और एक देश हो गया। देश नेपाल है। 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से ही 2000 में अलग होकर के बना था। और एक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार हो गए। ये 8 राज्य हो गए। और एक यूनियन टेरिटरी हो गया दिल्ली। ये इससे सीमा बनाते हैं। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि मध्य प्रदेश का भी है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। राजकीय पुष्प पलाश का है और राजकीय फल है आम। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और पहली महिला गवर्नर, जो कि भारत की भी पहली थी, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में आपको नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा। और 2 पॉइंट याद रखना, एक तो देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। इससे पहले यहाँ पे 3 है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़।
और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना है तराई एलिफेंट रिजर्व। अभी आपको याद होगा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 2023 में होगा उत्तर प्रदेश में। समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। बाकी हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव ये भरतौल है। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ लॉन्च हुई? गाजियाबाद में केवीआईसी ने शुरू की थी। भारत की सबसे लंबी नदी यात्रा ये वाराणसी से शुरू हुई थी असम के डिब्रूगढ़ तक, और उस क्रूज का नाम गंगा विलास है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। और वाराणसी से याद आएगा कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी है। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? तो आंसर होगा भारत बायोटेक को। पहले तो ये बताओ, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन ये भी कब और कहां हुआ? 3 से लेकर 6 अप्रैल तक वॉशिंगटन अमेरिका में, जहां पर भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक यह हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। स्थापना होती 1996 में। संस्थापक इसके कृष्णा एला और सुचित्रा एला रहे। आपको याद हो तो कोविड के लिए भारत का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक ये बनाया था भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने ही कोवैक्सीन भी बनाया था, जबकि कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। तो ये भी ध्यान रखना, पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा प्रियांशु राजावत ने। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 ये फ्रांस में आयोजित हुआ, जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 इवेंट माना जाता है। और इस तरह से ये उनका पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 खिताब है। और इसमें प्रियांशु ने किसे हराया? डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को। आपको बता दूं कि प्रियांशु राजावत उस भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थे जिसने बैंकॉक में 2022 में थॉमस कप जीता था। थॉमस कप पता है ना, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसको पहली बार भारत ने जीता था। किसे हराया था? इंडोनेशिया को। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप, उसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। अभी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है ग्रेगोरिया तुनजुंग ने। ये इंडोनेशिया की हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने हराया है या उप विजेता रही है यहाँ पे पीवी सिंधु। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो आंसर होगा 3167। आपको याद है प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था? 1973 में। और किसके प्रयास से इसको शुरू किया गया था? कैलाश सांखला के प्रयास से, इसीलिए उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजस्थान के रहने वाले हैं। और अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में बाघों की संख्या बताई है। कितनी बताई? 3167। तो ये डेटा आपको याद रखना है। हर 4 साल में ये गणना होती है। पिछली बार यानी कि 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? 2967। और अभी 2022 में हो गई है 3167, यानी कि 200 बढ़ गए हैं। और सबसे ज्यादा टाइगर आपको बताइए मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। और अगर पूछे सबसे ज्यादा टाइगर की मौत कहां पे हुई, तो भी यही आंसर होगा। सबसे ज्यादा हुई है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में ही है। अभी इसको भी 50 साल पूरे हो गए, पढ़ा था हमने। अच्छा, यहाँ पे इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण करना। 7 कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ, ये सब। चलो मुझे ये बताओ, 53वां टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। और 52वां टाइगर रिजर्व पूछे तो
जो राजस्थान के बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। आपको याद है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का उद्देश्य क्या था? 2022 तक बाघों की संख्या को डबल करना। सेंट पीटर्सबर्ग कहां पर है? रशिया में है। और ये हुआ कब था? ये 29 जुलाई 2010 में। 29 जुलाई याद है कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। अच्छा, अगर चीतों की बात करें, अभी चीते भी तो न्यूज में थे। 100 से ज्यादा चीते लेकर के आएंगे साउथ अफ्रीका से। 8 लेकर के आ चुके हैं नामीबिया से। और उन 8 में एक चीती थी, फीमेल चीता, उसका नाम था साशा, जिसका भी निधन हो गया। और इन सबको कहाँ छोड़ा गया? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो ये सारा डेटा याद रखना, पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस समिति की सिफारिश पे केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा किरीट पारिक समिति। तो अभी भारत सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिक पैनल के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। तो इससे देश भर में सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, जो आपकी एलपीजी होती है, जो पाइप के थ्रू जाती है आपके घरों तक, उसे पीएनजी कहते हैं। तो अभी इनकी कीमतों को कम करने का फैसला किया है। और क्या मूल्य रहेगा इनका? देखो, एक्चुअली में इनकी कीमत की घोषणा हर महीने की जाएगी। और कितनी होगी? तो भारतीय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत होगी उसका 10% कर लो, यही इनकी कीमत होगी। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 10% तक की कमी आएगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, मान लो अगर कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका 10% भी ज्यादा होगा, तो हमारे लिए तो नुकसान की बात हो गई। और उसी तरह से उल्टा भी आप सोच सकते हो, अगर कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई तो उसका 10% भी कम हो जाएगा, यह हमारे लिए फायदे का बात हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इस कंडीशन में एक मिनिमम और एक मैक्सिमम कीमत तय कर दी है। अगर कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्होंने जो एक लिमिट डिसाइड की है उससे ऊपर कीमत नहीं जाएगी। उसी तरह से अगर बहुत कम हो जाती है तो एक मिनिमम कीमत इन्होंने डिसाइड कर ली है, उससे नीचे कीमत नहीं जाएगी। और कितना रखा है मिनिमम और मैक्सिमम इन्होंने लिमिट? तो $4 से कम नहीं होगा, $6.5 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। 1 मई को शुरू की थी बलिया यूपी से। और उज्ज्वला योजना 2.0 ये महोबा यूपी से शुरू की थी 10 अगस्त 2021 में। चलो ये बताओ, दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CH4 यानी कि मीथेन गैस। और वैसे पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया? 20%। कब तक? 2025-26 तक। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने तियांग लांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना की स्पेस कंपनी है स्पेस पायोनियर, जिसने अभी तियांग लांग 2 रॉकेट को लॉन्च किया है। और इस रॉकेट को स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। इसे मंगोलिया से लॉन्च किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की एरोस्पेस कंपनी के द्वारा तरल ईंधन वाले एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है। अच्छा, मैंने कहा इसे मंगोलिया से लॉन्च किया गया। मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर है। यह रशिया और चाइना के बीच में स्थित एक देश है। और गोबी का मरुस्थल आपने सुना है, ये मंगोलिया में ही आपको मिलेगा। अच्छा, आर्टेमिस मिशन ये किसका है? नासा का है, चंद्रमा के लिए। और अभी 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे। इसमें एक महिला भी है, उनका नाम है क्रिस्टिना कोच। अभी नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने थे? अमित क्षत्रिय। और अभी दुनिया का पहला 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है टैरन 1। इसको एरोस्पेस कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, उसने लॉन्च किया। सफलतापूर्वक लॉन्च तो हो गया था, लेकिन बाद में क्रैश हो गया। और याद रखना, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस, जिसको स्काईरूट कंपनी ने बनाया। अभी इसी कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, उसका भी परीक्षण किया था, जिसका नाम धवन 1 था। तो याद रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है ओरियन 23 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो संयुक्त अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन ये फ्रांस ने किया है। इसमें फ्रांस और नाटो के सदस्य देशों ने इसमें हिस्सा लिया। वैसे इसमें भारत का जो राफेल फाइटर प्लेन है उसने भी हिस्सा लिया।
इसमें मतलब भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी ने हिस्सा लिया। और आप कह सकते हो यह राफेल का पहला विदेशी अभ्यास है। और जब भी एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है, हर बार मैं आपको 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन उसी में से 2-4 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं किस किस को आंसर आता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दो। अभी भारत ने किस देश के साथ कोंकण अभ्यास का आयोजन किया? अच्छा मुझे ये बताओ, फ्रांस के साथ हम शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोग मुझे बताओ उदार शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, और मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं, और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज ये किसके साथ करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर दे दो आप, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो आंसर होगा सुखोई 30 MKI। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां से? असम के तेजपुर वायु सैन्य स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। और इस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई। तो पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर पूछे कि किसी भी युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा यही द्रौपदी मुर्मू जी। इनसे पहले 3 थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद। प्रतिभा पाटिल तो हमारी पहली महिला प्रेसिडेंट भी थी। और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की बात करेंगे तो इसे डेवलप किया है रशिया ने, तो ये ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस नाम से महिला सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा भरोसा। अगला प्रश्न है, अभी भारत के लिए वनडे में पहला चौका लगाने वाले पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया, नाम बताओ। सुधीर नायक। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया? 5 अप्रैल को। फिर बताओ भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग पर समझौता किया? तो आंसर होगा रोमानिया। अगला प्रश्न है, IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026। फिर बताओ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कितने सेकंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आंसर होगा 200 सेकंड, और इसका नाम धवन 2 है। फिर बताओ अभी कठुआ जिले से अपनी लघु कला शैली के लिए किस लोकप्रिय पेंटिंग को GI टैग मिला? बसोहली पेंटिंग। फिर बताओ हाल ही में जारी US फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया? 5 को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहां किया? मुंबई में। और फिर अगला प्रश्न है, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, अभी तक नहीं किया होगा आपने, और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे आपको वीकली, मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने जीता, महाराष्ट्र को हरा करके। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।